नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तरक्की के रास्ते पर चलते हैं, बुराइयों को दूर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर किसी भी एजुकेशन के अंतर्गत उसका बेस सही नहीं होगा, वहाँ पर हम किसी भी तरीके से मजबूत नहीं बन सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर भी हम यही आपके लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेकर के आए हैं। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा वो शिक्षा होती है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसको, जिसके माध्यम से हम एक नींव बनाते हैं, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जब हम पैदा होते हैं, शिक्षा तभी से शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो हमारी एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। जिस दिन जन्म लेते हैं तभी से हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, भले ही हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं आते हों, लेकिन फिर भी हम सोचना समझना तो शुरू कर ही देते हैं। इसके बाद जैसे जैसे थोड़े बड़े होते चले जाते हैं तो परिवार हमारी प्रथम पाठशाला के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर प्रथम गुरु का दर्जा जो है वो माता को दिया गया है। फिर माता के साथ साथ हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी हमें कोई ना कोई ज्ञान अवश्य देते हैं। इसीलिए पहली पाठशाला हमारा परिवार होता है और पहली गुरु हमारी माता होती है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद हमें समाज में प्रवेश करना होता है और वहाँ पर जब समाज में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे छात्रों से मिलना होता है, बहुत सारे शिक्षकों से मिलना होता है और बहुत सारी हमें एक औपचारिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ औपचारिक शिक्षा जो होती है, जैसे कि हम अपने आज के जो वर्ग हैं वो बहुत सारे रूपों में हो गए हैं। जैसे पहले तो एक छोटा बच्चा होता था, वो 6ठी क्लास में 6 वर्ष का हो जाता था, तब जाकर के वो पहली क्लास में आया करता था। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन घटता चला गया और वो जैसे अब बच्चा 2.5 साल का हुआ तभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इसको विद्यालय भेजना शुरू करो। 2.5 साल से लेकर के यानी 2 साल का होता है तभी उसको परिवार के अंदर छोटा बड़ा छोटी इस तरीके से सिखाना शुरू कर दिया जाता है, ABCD इस तरीके से सिखाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से जब सीखने के बाद जब वो प्रवेश करता है विद्यालय के अंदर तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से वो अवगत होता चला जाता है। वहाँ वो अपना ये परिचय जो छोटा सा ज्ञान अपने परिवार से लेकर के आया था, यहाँ पर अब वो उसका विस्तृत रूप में होता चला जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा जो होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। आज की वीडियो में मैं इस वीडियो को 2 भागों में बांट के लेकर के आई हूँ, जिसमें आज प्रथम भाग के अंदर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने 5 पॉइंट यानी 5 बिंदु रखे हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के सामान्य विषय, तीसरा है विभिन्न उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, चौथा है प्राथमिक शिक्षा के लाभ और पांचवा है प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य। तो इन 5 बिंदुओं को एक साथ एक ही वीडियो में लेकर के आई हूँ ताकि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा जो एक पैराग्राफ है, हमारा एक पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित हमारी जल्दी से जल्दी हमारी जानकारी हो सके। 2 भागों में है तो दूसरा भाग होगा, उसमें हमारा ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको मैं फिनिश कर दूंगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव जो है वो क्या है, क्यों है और कैसे पड़ता है और कहाँ पर पड़ता है। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव में देखते हैं तो गरीबी में कमी। कैसे गरीबी में कमी आ सकती है कि प्राथमिक शिक्षा जब हम लेते हैं, जब बालक विद्यालय जाने का महत्व समझता है, विद्यालय जाने के बाद बहुत कुछ सीखता है, विद्यालय जाने के बाद बहुत सारे लोगों से परिचित होता है, वहां पर वो सीखता है कि एक कंपटीशन का जो भाव होता है वो बालक में पनपना शुरू हो जाता है। वहां पर वो अपनी गरीबी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के छात्र और छात्राएं वहां पर आते हैं, उनसे जब वो मिलता है उनकी स्थिति को देखता है, अपनी स्थिति को देखता है और तब जाकर के उसके दिमाग में आता है कि यहाँ पर गरीबी में जो कमी है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपना कुछ एक विकल्प तैयार करना है। पूर्व प्राथमिक में बालक नहीं समझ पाता, लेकिन प्राथमिक स्तर पर आते आते बालक इन चीजों से अवगत होता चला जाता है और वो आगे बढ़ने की ललक अपने अंदर पैदा करना उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर गरीबी में कमी आती है क्योंकि जब बालक पढ़ेगा, अब यहाँ पर बालक के ही साथ साथ कुछ चीजें ऐसी सरकार ने बनाई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए। उस आत्मनिर्भरता के आधार पर जब देखा कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की आवश्यकता है,
तभी वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर उसका लाभ उठा सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी एक केंद्र बनाए गए थे जहाँ प्रौढ़ आते हैं और अपनी एक एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से जब वो समझेंगे इस चीज को तो वो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही जब प्रारंभ से ही बालक को अगर ये सारी चीजें अवगत कराया जाए, सिखाया जाए, तो वो गरीबी को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट हमारा, यहाँ पर है बाल मृत्यु दर में कमी। जब एक यहाँ पर व्यक्तियों को जब यहाँ समझ में आएगा कि शिक्षा हमारे लिए कितनी आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर एक अनजाने में जो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी वो एक अनजान कारण की वजह से होती थी। वो नहीं समझ पाते कि रीजन क्या है। जब वो शिक्षित होना शुरू कर देते हैं तो उनकी समझ में आती है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो उसमें यहाँ पर बाल मृत्यु दर जो होती है, जो बाल होते हैं बच्चे जो होते हैं वो क्यों खत्म हो रहे थे, कैसे खत्म हो जाते हैं, वो ऐसी कौन सी नादानियां हैं जिसकी वजह से ये चीजें घटित होती है, ये घटनाएं घटित होती है। तो इन सब चीज की समझ आ जाती है और जब समझ आती है तो वो सोचना समझना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बाल मृत्यु दर में भी कमी आना शुरू हो जाता है यदि हम यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के आधार से ही पढ़ाना शुरू कर दें, समझाना शुरू कर दें। थर्ड है यहाँ पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना। लड़का और लड़कियों की शिक्षा में जो भेदभाव की भावना होती है उस चीज को खत्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं जो विद्या एक लड़के के लिए आवश्यक है वही विद्या एक लड़की के लिए भी आवश्यक है। और इसीलिए यहाँ पर जो लैंगिक असमानता है उसको दूर किया जा सकता है प्राथमिक शिक्षा के आधार पर। सबको समानता का अधिकार है, सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, जिससे कि सब अपना विकास सुनिश्चित कर सके। ठीक है। फिर आता है पर्यावरण की बढ़ती चिंता। जब हम प्रारंभ से ही प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ही बालक को ये बताते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अगर पर्यावरण नहीं होगा, पेड़ काटे जाते हैं तो इसका नुकसान क्या है और ये हमें क्या क्या फायदा देते हैं, इन सभी चीजों से जब अवगत कराया जाता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि एक नॉलेज है और उस नॉलेज को जब बालक समझता है कि हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, पर्यावरण क्या है, इसका महत्व क्या है इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब उनसे वो अवगत होता चला जाता है तो वहां पर उसको चिंता होती है कि अगर ये पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो फिर हम कैसे जिएंगे। तो यहाँ पर उसके दिमाग में ये बात आती है कि पर्यावरण क्या है, उसकी चिंता उसको होती है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इस चीज से अवगत कराया जाता है। फिर आता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन यानी कि वो एक अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना शुरू कर देता है, मुझे कब क्या कैसे करना है, कब पढ़ना है, कब विद्यालय जाना है, कब खेलना है इत्यादि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है। 24 घंटे में मुझे क्या क्या और कैसे कैसे और क्यों करना है, इन सब चीज का वो समय प्रबंधन यानी कि टाइम टेबल बनाना शुरू कर देता है। उससे पहले उसके लिए कोई समय नहीं होती है, लेकिन जब प्राथमिक शिक्षा वो लेता है तो वहां पर उसका टाइम टेबल जो है उस हिसाब से वो बनाना शुरू कर देता है। फिर आता है यहाँ पर मल्टीटास्किंग में संगठन। कुछ इस तरीके से जब हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक होता है, बहुत सारी बातें आती हैं उसके दिमाग में, उन बोलने चालने से हर तरह से उसका बोलना होता है। तो एक फ्रीडम है उसके पास और उसके अकॉर्डिंग वो बोलता भी है, सोचता भी है, समझता भी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बना होता है और फिर वो संगठन करता है अपनी हर गतिविधि का। वहां क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इन सभी चीजों के लिए जब उसके एक सोचने और समझने की क्षमता आ जाती है तो वो अच्छे से विकसित हो सकता है। फिर आता है इसके अंदर लघु और दीर्घकालिक योजना। यहाँ से एक कुछ छोटी और कुछ लंबे समय तक चलने वाली कुछ योजनाओं का निर्माण करता है, कहाँ उसको सफलता मिल सकती है और कहाँ पर वो धोखा खा सकता है। हालांकि ये उम्र ऐसी नहीं होती है कि हम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इन सब चीज़ों को डाल दें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ पर हमारे एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है और उसको ये अवगत कराया गया है कि इन चीज़ों से अगर अपना जीवन बेहतर बनाना है तो इन चीज़ों को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर यह कुछ वो छोटी योजना बनाता है और कुछ लंबी योजनाओं का निर्माण करता है। परीक्षा की तैयारी करना। परीक्षा की तैयारी करना यानी परीक्षा का महत्व वो समझता है कि परीक्षा है क्या। उस परीक्षा के महत्व को समझने के बाद उसके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर इससे कम आए तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर वो परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में है कि मुझे पढ़ना है और एक लक्ष्य जो बनाया है उस पर आगे बढ़ना है। और अंत में आता है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के उपकरण। प्राथमिक शिक्षा के जो उपकरण होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से होते हैं। उपकरण से मतलब यहाँ पर ये है कि बालक किस तरीके से सीखना चाहता है, किस तरीके से उसको ज्ञान अर्जन करना है यहाँ पर,
तो उसके शिक्षक इसमें सहभागिता प्रदान करते हैं। उसको कैसे सीखना है, उसको खेल में जो रुचि है तो उसको खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। उसका जैसे भी रुझान हो पढ़ाई के लिए, जैसे भी सीखना चाहता हो, जैसे भी ज्ञान अर्जन करना चाहता हो, वहाँ पर उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट वाइज कुछ टूल्स जो है, जो उपकरण है, वो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर जो सकारात्मक प्रभाव है वो हमारे इन पॉइंटों में आता है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के सामान्य विषय। सामान्य विषय जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं गणित। उसमें जब तक बच्चा ये नहीं सीखेगा कि वो गुणा भाग ये सब क्या है, तो सबसे पहले हम उसको घटाना और बढ़ाना यानी कि प्लस और माइनस सिखाते हैं। तो गणित एक ऐसा विषय है कि अगर हम कहीं कुछ भी छोटी सी भी चीज़ लेते हैं, प्रैक्टिकल अगर इसको चीज़ को कराया जाए तो फिर यहाँ पर हम उस चीज़ को अच्छे से सिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, तो हमने उसको बताया कि ये कितना है, तो वो बोलेगा 1 या 1, ठीक है। अब इसमें हमने अगर यहाँ पर ये 1 और रख दिए तो ये कितने हो गए। अब इसको हमने बताया कि एक प्लस का चिन्ह है, तो ये कितना हो गया। तो कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज हमें उसको देनी होती है जिससे कि वो आसानी से सीख जाए। इसको सीखने के बाद जब वो सीखता है कि तो कभी भी जीवन में वो असफल यूँ नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में उसका गणित विषय से हमेशा पाला पड़ना है। मार्केट जाएगा वो तो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान लाएगा, लेन देन जब होता है तो वहाँ पर वो कमजोर ना पड़े, इसलिए गणित विषय को प्रारंभ से ही रखा गया है। फिर देखते हैं विज्ञान। जब साइंस का जमाना है तो यहाँ पर नित्य रोज नए प्रयोग हो रहे हैं और आगे दुनिया बढ़ती चली जा रही है। तो विज्ञान क्या है, उसका महत्व क्या है और क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है, इस चीज को अवगत कराने के लिए विज्ञान विषय को रखा गया है। तीसरा है भाषा कला। भाषा वो माध्यम है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। जब भाषा नहीं होगी तो हम अपने अंदर के विचार जो है उनको कैसे प्रकट कर पाएंगे। तो यह एक कला है, ये भाषा जो है उसके माध्यम से। अब उसमें मातृभाषा भी हो सकती है, आधुनिक भाषा भी हो सकती है और कोई भी हमारी एक भारतीय भाषा भी हो सकती है अपने देश के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक भाषा कला के माध्यम से उसको ये भी पढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है कि भाषा आखिर है क्या और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। फिर आता है इतिहास। कल क्या हो चुका था उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो वो विषय आता है हमारा इतिहास, हिस्ट्री। इसके माध्यम से बालक ये जानता है कि पिछले समय में क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सा चरित्र है जिससे हमें अवगत होना चाहिए, ताकि हम उसको देखें और समझ सकें कि पृथ्वी कब बनी थी, क्या था, कैसे था, इसका विकसित हुआ है तो आज क्या है। तो ये सारी चीज अभी की जो घटनाएं हैं आगे के लिए वो इतिहास बन जाएगी। तो इस चीज को इतिहास में रखा गया है इस नाम से। तो ये भी आवश्यकता महसूस की गई है, इसलिए इतिहास विषय को रखा गया। फिर आता है भूगोल। भूगोल यानी कि इस पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से संबंधित वो समस्त जानकारी जिसके लिए बालक जिज्ञासु होता है। आखिर ये पृथ्वी है क्या, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे ये अपनी धुरी पर घूम रही है, सूरज चंदा कैसे बने, इत्यादि बहुत सारी बातें ऐसे खगोलीय घटनाएं भी होती हैं। वहां उन सभी की जानकारी हर इंसान के अंदर ये घूमती है, आखिर ये है क्या। उन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए भूगोल विषय को रखा गया। कला। कला के माध्यम से जीवन हमारा अपूर्ण होता है। कला को यदि नहीं समझा जाएगा तो जिंदगी हमारी बदरंग हो जाती है, क्योंकि कला के अंदर वो सभी रंग मौजूद होते हैं जो हमारे जीवन को एक सुनिश्चितता दिए हुए हैं और रंगीन बनाए हुए हैं, इसलिए कला को यहाँ पर रखा गया है। संगीत। संगीत के माध्यम से जब मन उदास होता है तो संगीत जैसे कला का एक महत्व है, ऐसे ही उतना ही ज़्यादा महत्व संगीत का होता है, क्योंकि संगीत अगर नहीं होगी तो हम कभी कभी आपने देखा है कि हम अपना कार्य भी करते चले जा रहे हैं और गुनगुनाते भी चले जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो गुनगुनाना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये संगीत नहीं होगा तो हम भी नीरसता महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये 7 विषय इसके अंदर रखे गए हैं जो कि सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम देखते हैं तो विभिन्न उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, जैसे खेल के माध्यम से है, बच्चे को जैसे रुचि है वहाँ उसको खेल के माध्यम से है तो यहाँ पर उपकरण खेल के करा दिए गए ताकि बच्चा खेल खेल में सीख सके। पुस्तकें हैं, किसी को पढ़ने ज़्यादा पसंद है तो लाइब्रेरी हो गई, वहाँ पर पुस्तकें अपना पढ़े, अपना ज्ञान अर्जित करे। चलचित्र है, किसी को टीवी वगैरह देखना इत्यादि, मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उसको चलचित्र की आवश्यकता थी तो वहाँ पर उसको अवगत करा दिया। कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जमाना है तो वहाँ पर उसके एक लैब बना दी गई और वहाँ पर उसके आधार से बालक को शिक्षित किया गया। कलाकृति है, यानी कि एक ड्राइंग जो कैसे बालक सीख रहा है, बना रहा है, उसका कौन सी रेखा ऐसी उकेर रहा है कागज के ऊपर, तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक उपकरण के तौर पे रखे गए हैं यहाँ पर, जिससे कि बालक शिक्षा प्रदान कर सकता है, ले सकता है और एक शिक्षक प्रदान कर सकता है।
फिर चौथा हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लाभ, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लाभ कौन कौन से हैं। तो इसके 3 लाभ हैं। पहला आता है यहाँ पर भावनात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करना, क्योंकि इंसान के अंदर भावनात्मक है, फीलिंग्स है और उसे समाज में रहना है। तो यहाँ पर भावना को देखते हुए समाज में विकास करना है। तो हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, उनको विकसित करना होता है, क्योंकि बिना समाज के व्यक्ति का एक सामाजिक जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समाज में रहना है तो समाज का उत्थान भी करना उसकी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन भावनाओं सहित, भावनाओं रहित नहीं। जिसमें भावनाएं नहीं होंगी वो समर्पित समाज को हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर भावनाओं को प्राथमिकता दी गई है कि इनको मजबूत किया जाए ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सके। दूसरा आता है आत्मविश्वास और स्वतंत्रता सिखाना। जब व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होगा और वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है तो वहां पर वो अपना विकसित जीवन को आराम से निर्भर हो सकता है, विकसित कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास हमें आगे ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करती है और स्वतंत्रता हमें कुछ अपना डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम अपने डिसीजन ले सकते हैं तो वहां हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। फिर आता है तीसरा समृद्ध शब्दावली और पठन कौशल को बढ़ावा देना। यहाँ पर है समृद्ध शब्दावली। जितने भी शब्द होते हैं एक समृद्ध रूप से होना चाहिए। ये नहीं है कि हम भाषा को तो जानते हैं परंतु उसकी शब्दावली से हम परिचित नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे इंग्लिश मीनिंग होते हैं जिनको हम डेली रूटीन में, जो लोग नहीं इंग्लिश जानते हैं वो भी बड़े आराम से बोल जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम होता है। ठीक इसी तरीके से हम किसी भी भाषा से परिचित हैं, बोलते हैं और अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन उसकी शब्दावली का हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो ये गलत बात होती है। तो यहाँ पर इसको पढ़ने के जो कौशल होता है उसको बढ़ावा देने के लिए हमें समृद्ध शब्दावली जो है उससे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। तो प्राथमिक पाठशाला, ये जो हमारा शिक्षा जो होती है यहाँ पर हमारी भाषाओं से संबंधित होती है सबसे पहले, तो उस पर इतनी समृद्ध शब्दावली होती है कि उससे परिचित कराया जाता है। फिर हम लास्ट में देखते हैं 5वां, यानी प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। तो इसके प्रमुख लक्ष्य आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बताए गए हैं, एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक है। औपचारिक में आता है विद्यालय प्लस घर और परिवार, और अनौपचारिक में आता है घर, परिवार और समाज। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर इसके प्रमुख लक्ष्य 2 बताए हैं। औपचारिक एक वो शिक्षा होती है जो निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित शिक्षक के द्वारा निश्चित समय में दी जाती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। और उसका सीधा साधा प्रत्यक्ष उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय में हम समय से जाते हैं, समय से पाठ्यक्रम अपना पूर्ण करते हैं, समय से शिक्षक आते हैं, वो पढ़ाते हैं हमारे पीरियड के अनुसार कि अब ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसमें वही शिक्षक आएंगे पढ़ाने जिनका कि अरेंज किया हुआ है, और उनका पाठ्यक्रम भी हमारा सेलेक्ट किया हुआ होता है। तो सारी चीजें एक निश्चित समय से होती हैं, तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ गई। और अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि औपचारिक में विद्यालय आता है प्लस घर परिवार भी आता है इसमें, क्योंकि घर परिवार में भी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि औपचारिक रूप से निभाई जाती हैं। समय के हिसाब से मम्मी पापा या घर के जो भी हैं हमें बिठाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि ये टाइम टेबल है, इससे पहले तुम उठोगे नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे औपचारिक के अंतर्गत घर परिवार में भी शिक्षा आ जाती है। लेकिन यदि हम अनौपचारिक में देखते हैं तो घर परिवार तो है, कभी भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी सीख लो, लेकिन समाज का भी हमारा एक ऐसा औपचारिक रूप से इसका है कि प्रमुख लक्ष्य के वहां से भी, समाज से जब व्यक्ति सीखता है, खेलने जाएगा बालक तो वहां बहुत कुछ सीखेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, अपने व्यवहार में एक प्रभाव पड़ता है, सुधारात्मक रूप भी हो सकता है, नकारात्मक रूप भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका प्राथमिक शिक्षा के जो प्रमुख लक्ष्य है वो 2 रूप से बताए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में विद्यालय और घर परिवार बताया है, अनौपचारिक में घर परिवार और समाज बताया है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये प्राथमिक शिक्षा से अवगत कराया है, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है और सकारात्मक प्रभाव इसके कौन कौन से हैं, प्राथमिक शिक्षा के सामान्य विषय कौन कौन से हैं, विभिन्न उपकरण कौन कौन से हैं, प्राथमिक शिक्षा के लाभ क्या हो सकते हैं जो कि 3 है, और प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य हैं जो कि 2 हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो में ये 5 बिंदु रखे हैं। अगली वीडियो में फिर हम इसका अंतिम पॉइंट रखेंगे, वो भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन 2 वीडियोज में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्राथमिक शिक्षा जो है क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।